दोस्तों नमस्कार। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटल गेन सीरीज के थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। मुझे आशा है आपने शुरू के 2 एपिसोड अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। जो इस चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं पहले 2 वीडियो के लिंक इस वीडियो में दे रहा हूं और साथ ही आपको सलाह दूंगा कि आप उनको अच्छे से तैयार कर लें। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोविजंस में काफ़ी क्लोजेज हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके लिए ये बहुत सरल और उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको याद आ गया होगा वो इक्वेशन वापस सेक्शन 45(1) में कैपिटल एसेट 214 प्लस 247 ट्रांसफर, ये दोनों मिलके बनते हैं चार्जिंग सेक्शन कैपिटल गेन। मतलब कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा तो आपको कैपिटल गेन एप्लीकेबल हो जाएगा। 47 में था नोट ट्रांसफर, 47 में ए में था विड्रॉवल ऑफ एग्जेम्पशन। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसफर की, सेक्शन 247। सो 247 ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट इंक्लूड्स। अब आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट, मतलब कैपिटल एसेट होना जरूरी है। और फिर वर्ड आता है इंक्लूड्स, मतलब ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसमें सबसे पहले है द सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट और द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयर इन और the compulsory acquisition thereof under any law, or in a case where the asset is converted by the owner thereof into or is treated by him as stock in trade of a business carried on by him, सच कन्वर्जन और ट्रीटमेंट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई भी एक ओनर है कैपिटल एसेट का और अगर उस एसेट को अपने बिजनेस में जो वो स्टॉक इन ट्रेड में अगर कन्वर्ट करता है तो वो एक ट्रांसफर माना जाता है। the maturity or redemption of a zero coupon bond, or any transaction involving the allowing of the possession of any immovable property to be taken or retained in part performance of a contract of the nature referred to in section 53A of the TP Act, or any transaction whether by way of becoming a member of or acquiring shares in a cooperative society, company or other AOP, or by way of any agreement or any arrangement or in any other manner whatsoever which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property। तो आपने देखा कि ये टोटल 6 क्लॉजेज है सेक्शन 247 में, जहां ट्रांसफर माना जाएगा कैपिटल एसेट का। सो कैपिटल एसेट होना चाहिए और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो कैपिटल गेन एप्लीकेबल हो जाएगा। दोस्तों सेक्शन 247 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बताया था कि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। मीनिंग मतलब may extend to events and transactions which may not otherwise be transfer according to its ordinary sense। मतलब ये सिंपल केवल वर्ड्स के ऊपर नहीं है कि आपने जस्ट कोई कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर दिया। सो ट्रांसफर डिफाइन है और ये काफी दूसरे तरह के ट्रांजेक्शन्स में वहां एक्चुअल और ऑर्डिनरी सेंस में उसको ट्रांसफर नहीं मान सकते, लेकिन उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए मतलब कैपिटल गेन की एप्लीकेबिलिटी टेस्ट करने के लिए वो एक ट्रांजेक्शन ट्रांसफर माना जा सकता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट इज ए प्री कंडीशन, ये भी मैंने आपको अभी पहले वाली स्लाइड में बताया था। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है उसके ऊपर। सो वो कहते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट होना जरूरी है कैपिटल गेन के एप्लीकेबिलिटी में। अगर वो ट्रांसफर होगा और कैपिटल एसेट होगा तो ही कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने
इसके बारे में कहा है कि प्लेज ऑफ शेयर्स अगेंस्ट लोन नो कैपिटल गेन, बिकॉज वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ एक्चुअली आपने जस्ट प्लेज किया हुआ है, उसकी ओनरशिप आपने ट्रांसफर नहीं की हुई है, इसलिए प्लेज ऑफ शेयर्स अगेंस्ट लोन अगर है तो वहाँ कैपिटल गेन नहीं होगा। दोस्तों, सेक्शन 47 वो नोट ट्रांसफर के बारे में बात करता है, और उसका स्ट्रक्चर अगर आप समझ जाएंगे तो ये बहुत इजी होगा, बिकॉज आप देख सकते हैं टोटल क्लोजेज इसमें 42 है। अकेले एक सेक्शन में 42 क्लोजेज है, जिसको याद रखना बहुत मुश्किल है, और अधिकतर को ये प्रॉब्लम होती है कि ये इतना बड़ा सेक्शन है और वो लगभग छोड़ देते हैं उन क्लोजेज को, तो उसमें आपकी स्टडी पूरी नहीं हो पाती, और हर बार आपको बुक या एक्ट का आपको रेफरेंस लेना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक्ट रेफर नहीं करना है, लेकिन उसको मेमोराइज करने के लिए और उसका स्ट्रक्चर समझने के लिए अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? टोटल क्लोजेस 42 का मैंने जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है, वो चार क्लोजेस जो हैं वो एच से दो और बिटवीन कंपनीज के दो ट्रांजेक्शन्स दो, मतलब एच दो और बिटवीन कंपनी दो, तो चार तो आपके ये हो गए। दूसरी कैटेगरी में रीऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें टोटल 12 क्लोजेज हैं। वो आप कैसे याद रखेंगे? कोऑपरेटिव बैंक और गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो ट्रांजेक्शन्स है वो तीन, डीमर्जर से रिलेटेड चार, और अमलगमेशन से पांच। बहुत ही सिंपल है, सीरियल नंबर है 3 4 5। आप देखेंगे कितना इजी है इसको याद रखना। तो रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टोटल 12 है, 3 4 5। तो आपके अभी तक कितने काउंट हो गए? 12 यहाँ और ऊपर के चार, 16 कंप्लीट। नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट के बारे में चार टाइप के ट्रांजेक्शन्स है, जिसको हम लोग ट्रांसफर नहीं कहेंगे। दो ट्रांजेक्शन्स फंड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है। कन्वर्जन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट का दूसरे इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करना, तो ये तीन तरह के ट्रांजेक्शन्स है। कन्वर्जन ऑफ स्टेटस, स्टेटस मींस कंपनी का या उसका जो एक कंपनी अगर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही है, तो उस टाइप के दो ट्रांजेक्शन्स है। मेंबरशिप ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड तीन ट्रांजेक्शन है। ट्रस्ट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तीन ट्रांजेक्शन है, और बाकी जो रेजिडुअल है वो एक्स्ट्रा 9 में है। एच और बिटवीन कंपनीज के जो चार ट्रांजेक्शन है, उसमें सबसे पहला आता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ ए एच अगर एच का पार्शियल या टोटल पार्टीशन हो रहा है और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कुछ कैपिटल एसेट, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता है। मीनिंग देयर बाय ट्रांसफर अगर नहीं होगा तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं आएगा। दूसरा है एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय एन इंडिविजुअल और एच अंडर ए गिफ्ट विल और एन इरिवोकेबल ट्रस्ट। अगर कोई इंडिविजुअल या एच गिफ्ट या विल में कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है, या फिर एक इरिवोकेबल ट्रस्ट के अकॉर्डिंग अगर ट्रांसफर करता है, तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। एनी, अब ये दो आपके इंडिविजुअल और एच से हो गए। अभी जो थर्ड आइटम है वो कंपनी के लिए हो गया। एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय ए कंपनी टू इट्स होली ओन्ड इंडियन सब्सिडियरी कंपनी। एंड नेक्स्ट है एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय ए होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी टू द इंडियन होल्डिंग कंपनी। बहुत इजी है इसको याद रखना। ये जो लास्ट के जो दो ट्रांजेक्शन है वो कंपनी टू कंपनी हो रहा है, और इसमें जो ट्रांसफरी कंपनी है वो इंडियन कंपनी है। सो आप देखेंगे थर्ड वाले में एनी ट्रांसफर ऑफ ए सीए बाय ए कंपनी टू इट्स होली ओन्ड इंडियन सब्सिडियरी कंपनी, यानी सब्सिडियरी कंपनी को ट्रांसफर कर रहा है, जो उसमें सब्सिडियरी कंपनी एक इंडियन कंपनी है। और लास्ट में क्या आ रहा है? एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय ए होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी टू द इंडियन होल्डिंग कंपनी, मतलब उल्टा हो रहा है, लेकिन दोनों ही ट्रांजेक्शन में
जो ट्रांसफरी कंपनी है वो इंडियन कंपनी है। तो आप इस स्क्रीन को वापस एक बार मेमोराइज आप कर लेंगे तो आपके 4 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए। 2 रिलेटेड थे इंडिविजुअल एचयूएफ से और 2 रिलेटेड हैं कंपनी टू कंपनी, जिसमें ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी है। होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब ये है अमालगमेशन से रिलेटेड, इसमें 5 है। तो मैंने आपको वहां बताया था अमालगमेशन 5 है, डीमर्जर 4 है। सो अमालगमेशन फर्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहला आइटम है एनी ट्रांसफर इन ए स्कीम ऑफ अमालगमेशन ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय द अमालगमेटिंग कंपनी टू द अमालगमेटेड कंपनी इफ द अमालगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। वेरी सिमिलर, मतलब जो ट्रांसफर ही हो रही है वो कंपनी कौन सी है, इंडियन कंपनी। और यहाँ अमालगमेशन में अमालगमेटिंग कंपनी से अमालगमेटेड कंपनी के अंदर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको ट्रांसफर नहीं ट्रीट किया जाएगा। अब इसी से रिलेटेड, वो तो हुआ कंपनी से कंपनी में कोई एसेट ट्रांसफर हो रही है, तो इसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आप नेक्स्ट आइटम देखिए, क्लॉज 7, एनी ट्रांसफर बाय ए शेयर होल्डर in a scheme of amalgamation of a capital asset being a shares held by him in the amalgamating company in consideration of the allotment to him of any shares in the amalgamated Indian company। देखिए ये जो दोनों ट्रांजेक्शन है वो दोनों लिंक्ड है। पहले वाले में क्या हो रहा था, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो रहा था अमलगमेटिंग कंपनी से अमलगमेटेड कंपनी, और अमलगमेटेड कंपनी थी इंडियन कंपनी, तो वो ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। दूसरे में क्या था, एज ए शेयर होल्डर, अगर आपके अमलगमेटिंग कंपनी में शेयर्स है और आपको शेयर्स अलॉटेड हो रहे हैं अभी अमलगमेटेड कंपनी में एज ए कंसीडरेशन, और आप एक शेयर होल्डर हैं, तो वहां उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ये दो भी क्लियर हो गए। नेक्स्ट है 6A, any transfer in a scheme of amalgamation of a capital asset being shares held in an Indian company by the amalgamating foreign company to the amalgamated foreign company। देखिए यहाँ ये डिफरेंस कैसे आ रहा है, जो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी है वो दोनों फॉरेन कंपनी है, लेकिन वो इंडियन कंपनी में उसके शेयर्स है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो उसके लिए आपको ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। At least 25% of the shareholders of the amalgamating foreign company continue to remain shareholders of the amalgamated foreign company। So, आप जितने भी आप ये ट्रांजेक्शन्स देख रहे हैं ये बहुत ही एक लॉजिकल, अगर आप इसको थोड़ा भी अगर दिमाग से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही लॉजिकल है। इसमें कुछ भी चीज लर्न करने की या ऐसा याद करने की नहीं है। आप देखेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है। सो यहाँ जो कंडीशंस वो बता रहे हैं कि 25% शेयर होल्डर अमालगमेटिंग फॉरेन कंपनी के, वो शेयर होल्डर्स अमालगमेटेड फॉरेन कंपनी के होने चाहिए। एंड सच ट्रांसफर डज नॉट अट्रैक्ट टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स इन द कंट्री इन विच द अमलगमेटिंग कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, यानी उस कंट्री में जहां वो अमलगमेटेड कंपनी है वहां इस ट्रांजेक्शन के ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो गई तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, बिकॉज इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। 6A और 6AB काफी सिमिलर है। देखिए, एनी ट्रांसफर इन ए स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ ए कैपिटल एसेट बीइंग ए शेयर ऑफ ए फॉरेन कंपनी which derives directly or indirectly its value substantially from the shares of an Indian company held by the amalgamating foreign company to the amalgamated foreign company if at least 25% of the shareholders of the amalgamating foreign company continue to remain shareholders of the amalgamated foreign company and such transfer does not attract tax on capital gains in the country in which the amalgamating company is इनकॉर्पोरेटेड। तो आपने देखा 6A और 6AB बिल्कुल एक तरह से है, केवल इसमें विच डिराइव्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम द शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, केवल टर्मिनोलॉजी आ रही है। तो आप ऐसा इसको याद रख सकते हैं कि दोनों ये पैरेलल है। एंड 6AA, any transfer in a scheme of amalgamation of a banking company
with a banking institution sanctioned and brought into force by the सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बैंकिंग कंपनी के अमलगमेशन से रिलेटेड बात है। तो इस तरह आप टोटल अमलगमेशन के ये 5 जो क्लोजेज हैं उसको आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डीमर्जर से रिलेटेड 4। डीमर्जर में सबसे पहला आइटम क्लोज 6B, any transfer in a demerger of a capital asset by the demerged company to the resulting company if the resulting company is an Indian company। जो आपने अमलगमेशन में देखे थे मोर और लेस उसका भी लैंग्वेज वैसे के वैसे ही आ रहा है कि रिजल्टिंग कंपनी जो है वो भी इंडियन कंपनी है और उसमें कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो रहा है डीमर्ज कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी में। और अगेन वो कंपनी से कंपनी बात करते हैं तो नेक्स्ट क्लॉज क्या होगा, वो शेयर होल्डर के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 6C वो क्या कहता है, एनी ट्रांसफर इन ए डीमर्जर ऑफ ए कैपिटल एसेट बीइंग शेयर्स हेल्ड इन एन इंडियन कंपनी बाय द डीमर्ज्ड फॉरेन कंपनी टू द रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी। अब उसका कंडीशन क्या है, the shareholders holding not less than 3/4 in value of the shares of the demerged foreign company continue to remain shareholders of the resulting foreign company, and such transfer does not attract tax on capital gains in the country in which the demerged foreign company is incorporated। 6CC any transfer in a demerger of a capital asset being a shares of a foreign company which derives directly or indirectly its value substantially from the shares of an Indian company held by the demerged foreign company to the resulting foreign company। बहुत सिमिलर प्रोविजंस जो आपने अमलगमेशन में देखे थे वैसी। द शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 3/4 इन वैल्यू ऑफ द शेयर्स। और 6C और 6CC भी बिल्कुल एक तरह से सिमिलर ही है। एंड 6D में क्या हो रहा है, एनी ट्रांसफर और इश्यू ऑफ शेयर्स बाय द रिजल्टिंग कंपनी इन ए स्कीम ऑफ डीमर्जर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी इफ द ट्रांसफर और इश्यू इज मेड इन कंसिडरेशन ऑफ डीमर्जर ऑफ द अंडरटेकिंग। 6D जो है वो 6B के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। जैसे आपने अमलगमेशन में देखा था कंपनी से कंपनी ट्रांसफर हो रहा था और फिर शेयर होल्डर की बात कर रहे थे। तो 6B और 6D ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ट्रांजेक्शन है। 6B जो है वो कंपनी से कंपनी की बात कर रहा है और 6D जो है वो शेयर होल्डर के लिए बात कर रहा है। तो आपके ये डी मर्जर से रिलेटेड टोटल 4 हो गए। तो अमलगमेशन में आपने 5 देखा, डी मर्जर में अभी आपने 4 देख लिया। नेक्स्ट है 3 कोऑपरेटिव बैंक और गवर्नमेंट अप्रूव्ड। 6CA any transfer in a business reorganization of a capital asset by the predecessor cooperative bank to the successor cooperative bank or to the converted banking company। 6CB any transfer by a shareholder in a business organization of a capital asset being a shares held by him in the predecessor cooperative bank if the transfer is made in consideration of the allotment to him ऑफ एनी शेयर्स इन द सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक। आपने फिर देखा 6CA और 6CB ये क्या हो रहा है, ऊपर वाला एक कॉर्पोरेट एंटिटी की बात कर रहा है और नीचे जो है वो शेयर होल्डर की बात कर रहा है। और जो थर्ड है यानी कि 7AF एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर ए प्लान अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ए पब्लिक सेक्टर कंपनी टू अनदर पब्लिक सेक्टर कंपनी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 3 हो गए। तो इस तरह आपके ये जो टोटल 3 यहाँ कोऑपरेटिव बैंक गवर्नमेंट अप्रूव्ड, 4 डीमर्जर और 5 अमलगमेशन, तो टोटल 12 आइटम हो गए। 4 वो थे HUF से HUF वाले 2 और कंपनी से कंपनी 2। तो इतने सारे ट्रांजेक्शन्स अभी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। अब नेक्स्ट है NR टू NR, ये 4 ट्रांजेक्शन है जिसको हम लोग ट्रांसफर नहीं कहेंगे। 7A any transfer of a capital asset being bonds or GDR referred to in section 115AC1 made outside India by a NR to another NR। Any transfer made outside India of a capital asset being rupee denominated bond of an Indian company issued outside India by a NR to another NR।
7AB, any transfer of a capital asset being bond, GDR, or rupee denominated bond of an Indian company or derivative or such other securities as may be notified by the central government, made by a NR on a recognized stock exchange located in any IFS center, and where the consideration for such transaction is paid or payable in foreign currency. 7B, any transfer of a capital asset being a government security carrying a periodic payment of interest made outside India through an intermediary dealing in settlement of securities by a non-resident to another non-resident. Funds related to any transfer in a relocation of a capital asset by the original fund to the resulting fund, any transfer by a shareholder or unit holder or interest holder in a relocation of a capital asset being a share or unit or interest held by him in the original fund in consideration for the share or unit or interest in the resultant fund. कन्वर्जन ऑफ इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड 3 क्लोजेज हैं. क्लोज 10, एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इन एनी फॉर्म ऑफ ए कंपनी इनटू शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ दैट कंपनी. यानी सबसे पहला जो है वो बॉन्ड्स और डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक्स जो है वो किसी कंपनी में शेयर्स या डिबेंचर्स के बदले में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको ट्रांसफर नहीं कहेंगे. सेकंड, एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 115 AC1A into shares or debentures of any company. And last, clause 10B, any transfer by way of conversion of preference shares of a company into equity shares of that company. अगर preference shares का conversion equity shares में हो रहा है तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा. तो वो जो था वो कन्वर्जन इंस्ट्रूमेंट्स का था. अभी आपका स्टेटस में कन्वर्जन हो रहा है, ये 3. तो सबसे पहला जो कि क्लोज 13, अब आप देखिए कन्वर्जन ऑफ स्टेटस अगर हो रहा है तो उसमें भी आपका ट्रांसफर नहीं होगा अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल हुई तो सबसे पहला आइटम है एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट और इंटेंजिबल एसेट बाय ए फर्म टू ए कंपनी. एक फर्म से कंपनी में ट्रांसफर हो रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ द फर्म बाय ए कंपनी, यानी कि एक फर्म है जो कंपनी में कन्वर्ट हो रही है in the business carried on by the firm, or any transfer of a capital asset to a company in the course of demutualization or corporatization of recognized stock exchange in India, as a result of which an AOP or BOI is succeeded by such company. यानी कोई फर्म किसी कंपनी में कन्वर्ट हो रही है या AOP और BOI डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ और कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ RAC की के अकॉर्डिंग अगर वो कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन में अगर किसी कैपिटल एसेट या इंटेंजिबल एसेट का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, लेकिन उसके लिए 5 ये कंडीशंस है. सबसे पहली कंडीशन, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म और AOP और BOI relating to the business immediately before the succession becomes the assets and liabilities of the company. यानी आपकी सब एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है वो फर्म से कंपनी में ट्रांसफर हो जानी चाहिए. All the partners of the firm immediately before the succession become the shareholders of the company in the same proportion in which their capital account stood in the books of the firm on the date of the succession. आप देखिए कितना लॉजिकल ये चल रहा है, बिकॉज आप जस्ट एक कन्वर्ट कर रहे हैं लेकिन आपका ओनरशिप, एसेट, लाइबिलिटीज सब वो का वही रहने वाला है.
Clause C. The partners of the firm do not receive any consideration or benefit, directly or indirectly, in any form or manner, other than by way of allotment of shares in the company, and the aggregate of the shareholding in the company of the partners of the firm is not less than 50% of the total voting power in the company, and their shareholding continues to be as such for a period of 5 years from the date of the succession. The demutualization or corporatization of a recognized stock exchange in India is carried out in accordance with the scheme of demutualization or corporatization which is approved by the SEBI. फिर कन्वर्जन ऑफ स्टेटस इसमें पार्ट 2 में देखते हैं. Any transfer of a capital asset or intangible asset by a private company or unlisted public company to a LLP, or any transfer of shares held in the company by a shareholder as a result of conversion of the company into LLP. पहले हमने देखा था एक फर्म से कंपनी में कन्वर्जन. अभी हो रहा है एक प्राइवेट कंपनी है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जो कि एक LLP में कन्वर्ट हो रही है. उसमें ये कंडीशंस होनी चाहिए. All the assets liabilities of the company immediately before the conversion become the asset liability of the LLP. बहुत लॉजिकल है. All the shareholders of the company immediately before the conversion become the partners of the LLP, and their capital contribution and profit sharing ratio in the LLP are in the same proportion as their shareholding in the company on the date of conversion. मतलब कुछ भी आपका चेंज नहीं हो रहा, जितना आपका उधर ओनरशिप है वही ओनरशिप इधर है. The shareholders of the company do not receive any consideration or benefit, directly or indirectly, in any form or manner, other than by way of share in profit and capital contribution in the LLP. The aggregate The aggregate of the profit sharing ratio of the shareholders of the company in the LLP shall not be less than 51% at any time during the period of 5 years from the date of conversion. The total sales turnover, gross receipts in the business of the company in any of the 3 previous year preceding the previous year in which the conversion takes place does not exceed 60 lakhs rupees. The total value of the assets appearing in the books of account of the company in any of the 3 previous year preceding the previous year in which the conversion takes place does not exceed 5 crores rupees, and no amount is paid either directly or indirectly to any partner out of balance of accumulated profit standing in the accounts of the company on the date of conversion for a period of 3 years from the date of conversion. दोस्तों ये काफ़ी लंबा हो रहा है बिकॉज इसमें काफ़ी सारे ये है, लेकिन आप अगर इसको कभी भी रेफर करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि बिकॉज ये सब चीज़ें ये लॉजिकल भी है, और आप जब ये सेक्शन रेफर करेंगे तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं. नेक्स्ट, तो अभी आपने देखा कि फर्म एक कंपनी में कन्वर्ट हुआ था, फिर एक प्राइवेट कंपनी एक LLP में कन्वर्ट हुआ. अभी जो लास्ट आइटम है वो है वेयर ए सोल प्रोप्राइटर कंसर्न इज सक्सीडेड बाय ए कंपनी, यानी एक प्रोप्राइटरी कंसर्न है जो कंपनी में सक्सीड कर रही है इन द बिजनेस कैरीड ऑन बाय इट एज ए रिजल्ट ऑफ विच द सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न सेल्स और अदरवाइज ट्रांसफर एनी कैपिटल एसेट और इंटेंजिबल एसेट टू द कंपनी. इसमें भी आपके वही कंडीशन है, 3 कंडीशन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है. मेंबरशिप और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से 2 है. एनी ट्रांसफर मेड ऑन और बिफोर द 31st डे ऑफ दिसंबर 1998 बाय ए पर्सन not being a company of a capital asset, being membership of recognized stock exchange to a company in exchange of shares allotted by that company to the transferor. Any transfer of a capital asset
being a membership right held by a member of a RAC in India for acquisition of shares and trading or clearing rights acquired by such member in that RAC in accordance with the scheme of demutualization or corporatization which is approved by the SEBI। तो ये membership से related है। बाकी तीन ये ट्रस्ट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, आपको स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा जो इंडिविजुअल आइटम्स है वो टोटल एक्स्ट्रा 9 आइटम्स है, उनको आप देख लीजिए। दोस्तों 8th आइटम जो है, एनी ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इफेक्टेड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1970। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मार्च 1970 के बाद अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर करोगे तो उसको ट्रांसफर माना जाएगा? तो दोस्तों एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफर को कैपिटल गेन से एग्जेम्प्ट किया गया है, बिकॉज ये एग्रीकल्चर जो लैंड है वो खुद कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता है, तो इसलिए उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं आएगा। Any transfer of a capital asset being any work of art, archaeological, scientific or art collection, book, manuscript, drawing, painting, photograph or print to the government or a university or the National Museum, National Art Gallery, National Archives or any such other public museum or institution as may be notified by the सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब आप अगर इन आर्टिस्टिक वैल्यू को अगर किसी यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट या कोई भी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन है उसको अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाता, उसके ऊपर कैपिटल गेन्स नहीं आएगा। तो इस तरह आपके जो एक्स्ट्रा आइटम हैं वो भी पूरे होते हैं। तो दोस्तों इस तरह ये टॉपिक समाप्त होता है। मुझे पता है और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। मैंने पूरी कोशिश की है इसको स्ट्रक्चर करने की। आप इसे अगर 2-3 बार ध्यान से सुनेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपका कोई सुझाव या कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें। आप सभी का बहुत धन्यवाद।